Welcome you all in the Education Express channel, and in this class of income tax, as you know that we have already started the new topic that was income from business, और हमने 2-3 इलस्ट्रेशन उसकी देखी हैं कि किस प्रकार से बिजनेस से होने वाली इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं. Now today again we are taking up an example of a different variety, and this is the variety relating to the income from profession, not from business. Although the income from business, profession, vocation is to be taxed under one head only, that is income from business, उसी हेड में टैक्सेबल होती है. पर यदि प्रोफेशन से इनकम दी जाए तो उसका प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का भी अलग तरीके से होता है, और कैलकुलेशन को जो टेकअप करते हैं, शुरुआत करते हैं, वो भी थोड़ा अलग तरीके से होती है. इसलिए एक अलग वेराइटी का क्वेश्चन इस तरह से बन गया है. एक ये मिस्टर देसाई हैं, हु इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, and his cash account is on 31st March 2020 is given to you. In the left side the receipts are given, अलग अलग प्राप्तियाँ हैं. बिगनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इट इज़ नॉट ए रिसीट. गत वर्ष का बैलेंस है आपका कैश अकाउंट का. फिर ऑडिट फीस से पैसा प्राप्त हुआ, इनकम फ्रॉम अदर अकाउंटेंसी वर्क हुआ, उससे पैसा प्राप्त हुआ, इंस्टीट्यूशन की फ़ीस प्राप्त हुई है, एग्जम्पशन फीस प्राप्त हुई है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको. फिर प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट प्राप्त हुआ है, क्लाइंट से उपहार के रूप में. और राइट हैंड साइड पर दे रखा है ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर कहता है इंस्टीट्यूट एक्सपेंसेस, फिर कहता है मेंबरशिप फीस का 200 रुपये दिया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, मोटर कार परचेज़ की है 26,500 की, मोटर कार के एक्सपेंसेस 600, डिपॉजिट इन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है. और अंत में वर्ष के समाप्ति पर उसके कैश इन हैंड का जो बैलेंस था वो 22,100 बता रहा है. आगे उसने नेक्स्ट पैरा में क्या क्या कहा ज़रा देखिएगा, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने. निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए का निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना कीजिए. फर्स्ट पॉइंट ए, कार्यालय व्यय में कार्यालय के लिए खरीदी गई टेक्निकल पुस्तकों वार्षिक प्रकाशन के 200 रुपये सम्मिलित हैं. पुस्तकों के टेक्निकल पुस्तकों के प्रकाशन के 200 रुपये शामिल हैं. तो ये पुस्तकें एक प्रकार की संपत्तियां हैं, और ये पुस्तकों को ख़रीदा है उसने, तो ये एक प्रकार की संपत्ति खरीदी गई है, अर्थात पूंजीगत खर्चा है, और ये शामिल नहीं कर सकते, अलाउ नहीं कर सकते. परंतु क्योंकि ये संपत्ति है तो उस पर डिप्रिसिएशन होता है, और डिप्रिसिएशन की रेट आप जानते हैं, और वो होती है 40% ऑन बुक्स. डिप्रिसिएशन के टॉपिक में देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको. नेक्स्ट, कार्यालय व्यय में कार्यालय के लिए खरीदी गई, ये हो गया सेकेंड पॉइंट. 1 अप्रैल 2019 को श्री देसाई ने निम्न संपत्तियों के स्वामी थे. 2 मोटर कारों का अपलिखित मूल्य 26,000 रुपये है, कार्यालय फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 7,000 रुपये है, इंस्टीट्यूट के फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 2,000 रुपये है. नई कार 20 जनवरी 2020 को क्रय की गई थी. नई कार को खरीदने के बाद उन्होंने पुरानी कार जो मार्च 90 में खरीदी थी 15,500 रुपये में बेच दिए. तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट बन गया है यहाँ पर. ओके, कार के क्रय का भुगतान पाने वाले के खाते में जमा होने वाले चेक अथवा पाने वाले खाते में जमा होने वाले बैंक ड्राफ्ट ईसीएस के माध्यम से नहीं किया गया था. ओके, ध्यान रखिएगा इसका, पेमेंट जो नहीं किया गया उसका. फिर कहता है कि एक मुवक्किल ने उनको रहने के लिए एक मुफ्त मकान दिया है जिसका अनुमानित वार्षिक किराया 3,000 रुपये है. तो ये किराया भी प्राप्त हो रहा है, एक तरह की इनकम हो गई उसको.
ठीक है ये। अब आइएगा इसको टेकअप करते हैं। ऊपर हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ये बिजनेस नहीं लिखें, ऑफ मिस्टर देसाई फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इस तरह से हेडिंग होना चाहिए। जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हैं तो उसके नेट प्रॉफिट को बेस बना करके शुरू करते हैं। यहाँ पर स्टाइल चेंज होगा। पहले हम जितनी भी इनकम प्राप्त हो रही हैं उनको लिख लेंगे, जो अलाउड इनकम है उनको लिखेंगे केवल, और दूसरी इनकम को नहीं लिखेंगे। जैसे प्रोफेशन के अलावा किसी अन्य साधन से इनकम हो रही तो उसको नहीं लिखा जाएगा। केवल वो इनकम जो प्रोफेशन से संबंधित है उन सब इनकम को लिखा जाएगा, उसका टोटल कर लिया जाएगा। फिर उनमें से जो प्रोफेशन से संबंधित खर्चे हैं उनको सबको लिख करके टोटल करके घटा दिया जाएगा, तो वो इनकम आ जाएगी प्रोफेशन की। क्लियर होगी बात? ये तरीका होता है इसमें कैलकुलेशन करने का। आइए अलाउड इनकम, ब्रैकेट में आप समझने के लिए लिख सकते हैं रिलेटिंग टू प्रोफेशन। जो प्रोफेशन से संबंधित इनकम है एक एक करके उनको लिख करके जोड़ दिया जाए। जैसे पहले दे रखा है और बैलेंस इट इज़ नॉट एन इनकम, ध्यान रहे, इसलिए उसको छोड़िएगा। फिर उसके बाद दे रखा है इसने ऑडिट फीस, चार्टेड अकाउंटेंट है तो ऑडिट से कैसे इनकम होगी, तो ऑडिट फीस इनर कॉलम में लिखें पहले 48,700। फिर इनकम फ्रॉम अकाउंटेंसी वर्क, इनका काम ही अकाउंटेंसी का होता है तो उससे इनकम होगी तो वो भी प्रोफेशन की, अकाउंट्स वर्क, इट इज़ 5,500। फिर इंस्टीट्यूट फीस, इनका ऑफिस चलता है उसकी फीस से प्राप्त हो रही है तो प्रोफेशन की इनकम होगी इंस्टीट्यूट फीस। $2,100। एग्जामिनेशन फीस सब देखिएगा। यदि आप कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं कोई संस्था और उसके लिए कॉपी जांच रहे हैं और उसकी आपको इनकम मिल रही है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगी। ये आपके प्रोफेशनल संबंधित इनकम नहीं है, क्योंकि आपका काम तो अकाउंटेंसी का काम करना है, ठीक है, इसलिए उससे नहीं होगी। जैसे कि एक कॉलेज प्रोफेसर को पढ़ाने का काम होता है तो उसे पढ़ाने से जो तनख्वाह सरकार दे रही, वेतन दे रही, वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। परंतु यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और यूनिवर्सिटी की कॉपी जांच रहा है तो यूनिवर्सिटी उसका एम्प्लॉयर नहीं है, तो एम्प्लॉयर के अलावा अन्य साधन से प्राप्त होने वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, सैलरी में नहीं जाएगी। इसी प्रकार से ये इनकम इसमें शामिल नहीं होगी। एग्जामिनेशन फीस की 1,600 रुपये। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्याज प्राप्त हो जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था उस पर, यह भी प्रोफेशन से के संबंधित इनकम नहीं है तो देखिए इसको नहीं लिया गया, इसको नहीं लिया गया। प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से जो है वो
उपहार प्राप्त हुआ तो उपहार भी प्राप्त हो रहा है, ऐसे प्रोफेशन में उपहार से प्राप्त होने वाली इनकम को जोड़ा जाएगा। परंतु ध्यान रखें, सैलरी हेड में आपको ध्यान होगा कि यदि किसी करदाता ने, कर्मचारी ने अपने मालिक से कोई उपहार प्राप्त किया है तो 5,000 रुपये की लागत तक टैक्स फ्री होता है, उसके बाद जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो उपहार उसको क्लाइंट से मिलेगा वो एक प्रकार की उसकी इनकम होगी। तो प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट इट इज़ 4,200। बस अभी तो यही, एक दो लाइन छोड़ दीजिए, कोई पैराग्राफ आ रहा तो उसमें संबंधित कोई आइटम होगा तो जोड़ने घटाने काम करना पड़ेगा, इसलिए छोड़िएगा और फिर लिखिएगा लेस एक्सपेंसेस अलाउड। अब प्रोफेशन से संबंधी, ऑफिस से संबंधित कोई खर्चे हैं उनको घटाने हैं, उनको अलग अलग इसे इनर कॉलम में जोड़ेंगे। आइए, ऑफिस एक्सपेंस 6,100 है और उसने ए पॉइंट में कहा है 6,100 में से 200 रुपये की किताबें खरीदी वो शामिल है, तो वो हटा देंगे क्योंकि किताबें इनके लिए एक प्रकार की संपत्ति है, पूंजीगत खर्चा हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखें 6,100 माइनस 200, ये बुक्स के हैं, और बाकी के 5,900 इनर कॉलम में लिखें। नेक्स्ट, उसके बाद मेंबरशिप फीस अलाउड खर्चा है, लिखा जाए। हैं इंस्टीट्यूट एक्सपेंसेस, ओह रह गया, चलो इसको ले लेंगे, लिख दिया। मेंबरशिप फी 200, अच्छा ये खर्चा छूट गया। इंस्टीट्यूट एक्सपेंसेस, ये ऑफिस का खर्चा है 900 रुपये। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम व्यक्तिगत खर्चा है, प्रोफेशन का नहीं है, छोड़िए। इनकम टैक्स व्यक्तिगत खर्चा, जो इनकम कमाई उस पर पेमेंट करना पड़ रहा है, उसे छोड़िए। मोटर कार परचेज पूंजीगत खर्चा छोड़िएगा। फिर कहता है मोटर कार एक्सपेंसेस 600 रुपये, ये लीजिएगा। मोटर कार एक्सपेंसेस 600। नेक्स्ट, मोटर कार परचेज की उसको नहीं लिया अपन ने, हाँ ठीक है, और मोटर कार एक्सपेंसेस क्यों ले रहे? मोटर कार खर्चा तो रेवेन्यू खर्चा है, वो पूंजीगत खर्चा, संपत्ति खरीदी ना। बुक्स को कहाँ लिया, बुक्स खरीदी थी, अच्छा ठीक है। पूंजीगत संपत्ति है वो। फिर डिपॉजिट इन पीपीएफ, ये खर्चा नहीं है, ये तो पैसा उसने भी लगाया है, कहीं उपयोग किया है। और फिर बाद में बैलेंस कैरीड डाउन, बस ख़त्म हो गया इसका। आइएगा वर्किंग नोट में जो पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं, उन आइटम्स पे लेते हैं। बुक्स पर 40% की रेट से डेप्रिसिएशन लिखें। डेप्रिसिएशन को एक साथ अलग से ले लेंगे तब उसमें लिखा जाएगा। बुक्स कितने की है? 200 रुपये की। 200 रुपये की 40% डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट लें। 80 रुपये। एक मिनट। डेप्रिसिएशन पहला ऑन बुक्स एट द रेट ऑफ 40% इंटू कितना है? 80 रुपये। 400 रुपये की है, सॉरी 200 रुपये की है, हाँ सर 200 रुपये। तो 80 रुपये तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। एक तो ये ले। फिर मोटर कार देखो उसने ली है, उसके बारे में डिटेल दे रखा, ज़रा देखिए बी पॉइंट को। 1 अप्रैल 2019 को श्री देसाई के निम्न संपत्तियों के स्वामी थे। 2 मोटर कारों का अपलिखित मूल्य, ओके,
रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मोटर कार, दूसरा मोटर कार, रिटन डाउन वैल्यू अपेक्षित मूल्य उसने दे रखा है 26,000 रुपये। कार्यालय फर्नीचर का अपेक्षित मूल्य ये अलग है। ये मोटर कार ये हो गया फर्स्ट ब्लॉक बनेंगे इसके, ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया। मोटर कार की बात करेंगे अभी, केवल फर्नीचर को फिलहाल छोड़िएगा, अलग से लेंगे। एवं इंस्टीट्यूट के फर्नीचर अपेक्षित मूल्य ये था, छोड़िए अभी। नई कार 20 जनवरी 2020 को क्रय की गई। नई कार ऊपर दे रखी 26,500 रुपये की, चेक करें। तो डिप्रिसिएशन का देखिए, वो जो टॉपिक पढ़ा था उसके नियम लागू होंगे। पहले संपत्ति का अपेक्षित मूल्य लिखा जाए, फिर उस ब्लॉक के यदि कोई संपत्ति खरीदी हो तो जोड़ दिया जाए, एड परचेज ऑफ न्यू कार, और लागत है उसकी 26,500 रुपये। टोटल किया 52,500। फिर इस ब्लॉक की कोई संपत्ति बेची गई तो उसे घटाएं। अब देखिए क्या बेची गई है, क्या 1990 में बेची थी ना, नई कार खरीदी, पुरानी बेच दी थी। ओके की नई कार खरीदने के बाद उन्होंने एक पुरानी कार जो मार्च 1990 में खरीदी थी 15,500 रुपये में बेच दी। ओके, सेल्स ऑफ न्यू कार, ओल्ड कार, सेल ऑफ ओल्ड कार 15,500, 37,000 ये बैलेंस बचा। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन लेना है हमें, और कार पर डिप्रिसिएशन के रेट से चेक कीजिए वो बुक में डिप्रिसिएशन के टॉपिक से कितनी परसेंट की रेट है। 15% होना चाहिए। हाँ सर, 15% ही, नहीं 15% ही है। मशीन प्लांट को छोड़कर। एक बात और रह गई, एक मिनट एक बात और रह गई। सी पॉइंट को चेक करें, इसमें सी पॉइंट, उसमें क्वेश्चन में सी पॉइंट, कार क्रय का भुगतान पाने, कार के क्रय का भुगतान पाने वाले के खाते में जमा होने वाले चेक अथवा पाने वाले के खाते में जमा होने वाले बैंक ड्राफ्ट या ICIS इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम ECS के माध्यम से नहीं किया गया हो। तो इसने इसका मतलब उसको नकद पेमेंट किया है। नकद पेमेंट 2,000 रुपये से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो फिर लेस वैल्यू ऑफ मोटर कार, वैल्यू ऑफ न्यू मोटर कार is payment not made by check or bank draft। नगद पेमेंट नहीं कर सकते हैं, चेक या बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट हो। घटाइए उसको 26,500 को वापस माइनस 26,500
इसलिए शो तो करना पड़ेगा आपको। 6 में से 0, 10,500 रुपये। डेप्रिसिएशन 20% क्या 40%? 15% एट द रेट ऑफ 15%। 10,500 का 15% 1575। 1575 ये हो गया। अब हमारा दूसरा ब्लॉक रह गया फर्नीचर का। चेक करें। कार्यालय फर्नीचर का अप्लिखित मूल्य 7,000 रुपये एवं इंस्टीट्यूट के फर्नीचर का अप्लिखित मूल्य 2,000 रुपये है। ओके, अब मैं इधर ले रहा हूँ इसको, तो 1575। एक ये जुड़ेगा, एक ये 80 रुपये जुड़ेगा। फिर लिखा है फर्नीचर ब्लॉक्स थर्ड या सेकंड, फर्नीचर रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू दे रखी है 7,000 रुपये, तो एक है। फिर रिटन डाउन वैल्यू इंस्टीट्यूट का भी फर्नीचर है, उसका अप्लिखित मूल्य 2,000 रुपये है। टोटल 9,000। डेप्रिसिएशन 10% होता है, चेक कर लें। 900 रुपये एक ही होगा। ठीक है। बुक का थर्ड ब्लॉक ले लेते हैं। बुक पर लिख लें थर्ड ब्लॉक। 3 ब्लॉक हो गए। अब लिखे टोटल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ब्लॉक, ब्रैकेट में लिखें मोटर कार और उसका डेप्रिसिएशन है 1575। सेकंड ब्लॉक, ब्रैकेट में फर्नीचर, उसका है 900 रुपये। थर्ड ब्लॉक बुक्स, उसका डेप्रिसिएशन है 80 रुपये। टोटल 5, 1, 6, 2,555। ओके, ये डेप्रिसिएशन आप अलाउ करेंगे आप। अब यहाँ पर लिखिए फाइनल कॉलम में डेप्रिसिएशन केवल 2,555। चेक करें अब और क्या इसमें रह गया, पैराग्राफ में कुछ रह गया क्या? बस किराए का पेमेंट नहीं किया, उसको नहीं लिया। हाँ, एक मुवक्किल ने, एक और है, एक मुवक्किल ने उनको डी पॉइंट रहने के लिए एक मुफ्त मकान दिया जिसका अनुमानित वार्षिक किराया 3,000 रुपये। ये भी इनकम हो गई इसकी, जैसे प्रेजेंट इनकम में लें इसको। प्रेजेंट ऑफ हाउस रेंट 3,000 रुपये ये इनकम में जोड़े हैं। अब बोले इनकम के कॉलम का टोटल फाइनल कॉलम में लिखें 5 से 13, 2, 15 का 5, 1, 9, 5, 14, 16, 26, 29 का 2, 63,500, 62,500, 63,500। बोलो, चेक करो। Yes sir, 63,000। अब एक्सपेंसेस के कॉलम को टोटल करके फाइनल कॉलम में से घटाएं 55, तो ये आ जाएगा 9, 5, 11, 20, 22, 31 का 1, 3, 2, 5, 10,155 Yes sir। लेस कर दें इनकम में से। Sir 53,345।
53, 345. This is taxable income from profession. ये उत्तर माना जाएगा 53, 345। ये देखिए इस तरह से अलग स्टाइल से इस क्वेश्चन को टेकअप करना पड़ता है जो प्रोफेशन का सवाल हो तो। ये सवाल फिर भी अच्छा है। ठीक है, समझ में आया? ओके, यदि आपके समझ में आ गया तो ठीक है, कल फिर हम इस पर एक नए वेराइटी पर बात करेंगे। आई विश यू ऑल गुड लक एंड थैंक यू।